Hello everybody, welcome to my channel. This is Professor Ivneet. So today I am going to teach you sale by non-owners and its exception. अगर आपके सिलेबस में सेल ऑफ गुड्स एक्ट है तो ये टॉपिक आप ज़रूर करके जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, इससे पहले भी मैंने बिजनेस लॉ की बहुत सी वीडियोस बनाई हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट्स में दे दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको एग्जाम में इन पांचों क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो उसका आंसर ये सारी वीडियो ही होगी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द जनरल लॉ इज दैट नो सेलर ऑफ गुड्स कैन गिव अ बेटर टाइटल टू द बायर ऑफ द गुड्स देन ही हिमसेल्फ हैज। एक्सप्लेन, इज देयर एनी एक्सेप्शन टू द अबव मेंशन्ड रूल्स, सो इफ सो व्हाट आर दोस। अगर ये क्वेश्चन आता है या फिर ये आता है, नो वन कैन गिव व्हाट वन हैज नॉट, कोई भी ऐसी चीज नहीं दे सकता जो उसके पास खुद भी ना हो। हाउ डज दिस मैक्सिम अप्लाई इन द केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स, डिस्कस। या फिर आपको ये आता है, नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट। अगर ये मैक्सिम लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब भी यही है कि कोई वो चीज़ नहीं दे सकता जो उसके पास खुद भी ना हो। एक्सप्लेन दिस मैक्सिम एंड गिव एक्सेप्शंस, तो उसका आंसर भी यही होगा जो इस वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस अंडर विच सेल ऑफ गुड्स बाय नॉन ओनर्स इज वैलिड, ये इसका आंसर भी इसी में है। When may a non-owner of a goods validly transfer the title of goods to another person under the Sale of Goods Act, ठीक है। तो ये पांचों क्वेश्चन का एक ही आंसर है, तो किसी भी फॉर्म में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ओके। तो कंफ्यूज नहीं होना है। सो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है, जैसे कि नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट, एक्सप्लेन दिस मैक्सिम एंड एक्सेप्शन, अगर क्वेश्चन वाला स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है तो आपको ये कैसे एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखनी है, उसकी जर्नल रूल लिखना है, ठीक है। आप क्या लिखेंगे इसमें, द जर्नल रूल इज दैट ओनली द ओनर ऑफ द गुड्स कैन सेल द गुड्स एंड ट्रांसफर हिज टाइटल टू द गुड्स टू द बायर, ठीक है। जनरल रूल ये कहता है कि सिर्फ ओनर ऑफ गुड्स, सिर्फ गुड्स का ओनर, सिर्फ गुड्स का मालिक ही गुड्स को बेच सकता है और उसके टाइटल को ट्रांसफर कर सकता है। टाइटल का मतलब लॉ की लैंग्वेज में क्या होता है, ओनरशिप, ठीक है। तो सिर्फ उसकी ओनरशिप को एक ओनर ही ट्रांसफर कर सकता है, एक मालिक ही अपने गुड्स की ओनरशिप को ट्रांसफर कर सकता है किसी दूसरे पर्सन को, ये जनरल रूल कहता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 कहता है, द जनरल रूल इज दैट नो वन कैन गिव अ बेटर टाइटल टू द बायर देन द ओनर ऑफ द गुड्स। जनरल रूल सेक्शन 27 का ये कहता है कि एक बायर को एक मालिक के अलावा और कोई भी बेटर टाइटल नहीं दे सकता, मींस बेटर ओनरशिप नहीं दे सकता गुड्स की। इफ द टाइटल ऑफ द सेलर ऑफ द गुड्स इज क्लियर, अगर जो बेच रहा है अपने गुड्स को, अगर उसकी ओनरशिप क्लियर है, टाइटल का मतलब ओनरशिप, अगर उसकी ओनरशिप खुद की क्लियर है तभी वो बायर को एक क्लियर ओनरशिप दे सकता है। लेकिन अगर उसकी अपनी ही ओनरशिप डिफेक्टिव है तो वो बायर को भी डिफेक्टिव ओनरशिप ही देगा। एंड ही विल हैव नो राइट टू द गुड्स इवन ही हैज एक्टेड इन गुड फेथ एंड पेड द प्राइस ऑफ सच गुड्स, ठीक है। तो ये जनरल रूल ये कहता है कि सिर्फ वही गुड्स को बेच सकता है जो उसका मालिक है, ओके। अब ये डॉक्ट्राइन है, नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट। द जनरल रूल, ये जो जनरल रूल अभी हमने पढ़ा है वो किसके ऊपर बेस है, वो एक लैटिन डॉक्ट्राइन के ऊपर बेस है, नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट, जिसका क्या मतलब है, विच मीन्स दैट नो वन कैन गिव और ट्रांसफर व्हाट ही हिमसेल्फ डज नॉट पोजेस, कि कोई भी पर्सन ऐसी चीज किसी को नहीं दे सकता, ऐसी चीज किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता जो उसके पास खुद ही ना हो। तो इस डॉक्ट्राइन का ये मतलब है। It means that the buyer obtains no better title to the goods than the seller, कि means buyer को एक क्लियर टाइटल तब तक नहीं मिल सकता जब तक सेलर के पास क्लियर टाइटल नहीं है। Thus, if the seller has a good title to the goods, the buyer would also have a good title. तो अगर सेलर का टाइटल, सेलर की ओनरशिप क्लियर है, मीन्स वो खुद ही मालिक है उन गुड्स का, तो बायर को भी गुड ओनरशिप मिल जाएगी। अब ये एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करती हूँ। सतीश स्टील सम गुड्स एंड सेल्स द सेम टू गोपाल। सतीश ने कुछ गुड्स चोरी किए और गोपाल को बेच दिए। सिंस सतीश इज नॉट द ओनर ऑफ द गुड्स, सतीश जो था वो गुड्स का ओनर नहीं था, उसका मालिक नहीं था। गोपाल
टू वुड नॉट बी एन ओनर। तो जिसको उसने गुड्स बेचे गोपाल को, वो भी उसका ओनर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? इवन ही हैज बॉट द गुड्स इन गुड फेथ, चाहे उसने गुड फेथ में, मीन्स गोपाल को तो नहीं पता था ना कि गुड्स चोरी के हैं, चाहे उसने गुड फेथ में ही गुड्स खरीदे हैं बिना ये उसे पता हुए कि गुड्स चोरी के हैं, तब भी गोपाल जो है वो उसका ओनर नहीं बन सकता, क्योंकि सतीश की ही ओनरशिप में डिफेक्ट है। तो गोपाल की ओनरशिप जो उसको मिली है उसमें भी डिफेक्ट होगा, वो क्लियर ओनर उसका नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि सतीश ने चोरी करके गुड्स गोपाल को बेचे हैं। ठीक है, तो ये जो है वो नेमो डैट क्वाड नॉन हॉबिट हैबिट की एग्जाम्पल है। ओके, लेकिन कुछ ऐसी एक्सेप्शंस हैं ये जनरल रूल की, मीन्स कुछ एक्सेप्शन है जनरल रूल की, जहां पे ये कहा जाता है कि एक सेल अगर कोई मालिक ना भी करे, कोई और करे, मीन्स मालिक की जगह अगर सेल कोई और पर्सन करे तब भी वो वैलिड हो जाएगी। जनरल रूल कहता है कि एक सेल जो है वो मालिक ही कर सकता है, लेकिन कुछ इसकी एक्सेप्शंस हैं जो कहती हैं कि अगर सेल कुछ केसेस में अगर मालिक ना भी करे तब भी वो सेल वैलिड मानी जाएगी और जो बायर है उसको बेटर टाइटल मिल जाएगा, बेटर ओनरशिप मिल जाएगी। इन द फॉलोइंग सिचुएशन अ पर्सन इन गुड फेथ एंड बाय पेइंग अ रीजनेबल प्राइस। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन गुड फेथ, गुड फेथ मतलब जिसको आप चीज बेच रहे हो उसे नहीं पता है कि जिससे आप वो पर्सन खरीद रहा है वो उसका मालिक नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ गुड फेथ। बायर्स द गुड्स फ्रॉम समबडी हु इज नॉट द ओनर ऑफ द गुड्स, ही हैज अ गुड टाइटल टू द गुड्स एज अ बायर, तो उसे गुड टाइटल मिल जाएगा। अब ये एक्सेप्शन कौन कौन सी हैं ये हम सब एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज टाइटल बाय एस्टॉपल। तो लॉ में जब भी आपको टाइटल वर्ड मिलेगा उसका मतलब होता है ओनरशिप। ये सेक्शन 27 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंडर है। ये क्या कहता है? इफ द ओनर ऑफ द गुड्स बाय हिज एक्शंस, कंडक्ट और बिहेवियर कन्विंसेस द बायर दैट द सेलर इज द ओनर ऑफ द गुड्स। अगर ओनर जो मालिक है गुड्स का, अगर वो अपने बिहेवियर से बायर जो चीज को खरीद रहा है उसे कन्विंस कर देता है कि जो सेलर है, मींस जो उसके गुड्स को बेच रहा है वही उसका मालिक है, और उस पर्सन के पास प्रॉपर्टी है, उस पर्सन के पास अथॉरिटी है उस चीज को बेचने की, तो बाद में वो ये नहीं कह सकता कि भाई ये इसका मालिक नहीं है, इसका मालिक तो मैं हूं। ओके, अभी आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मैं एग्जांपल से बताती हूं। देखो, बी सेल्स एज बाइसिकल टू सी। बी ने क्या किया? ए के बाइसिकल को सी को बेच दिया। जब बी ने सी को साइकिल बेच रहा था तब ए भी वहां पे प्रेजेंट था। ए इज प्रेजेंट व्हेन द सेल इज मेड। जब सेल हुई तो ए वहीं पे खड़ा था। जब बी बेच रहा था सी को तो ए ने कुछ नहीं बोला। ही मेक्स नो कमेंट नॉट डज ही से दैट बाइसिकल बिलोंग्स टू हिम। वो कुछ नहीं बोला और उसने ये भी नहीं कहा सी को कि ये बाइसिकल बी बेच रहा है, ये तो मेरी है, ऐसा भी नहीं कहा। Here A's conduct convinces C that B is the owner of the bicycle. अब A चुप रहा तो B C को बेच रहा था तो C को लगा शायद B ही मालिक है इस साइकिल का। इन सच अ केस अब C ने क्या किया? उस बाइसिकल को खरीद लिया। इन सच केस A because of his conduct cannot later say that B had no right to sell the bicycle. तो C ने क्या किया? बाइसिकल को खरीद लिया ये मान के कि B ही उसका मालिक है, क्योंकि A कुछ नहीं बोला। अब जब बेचने की बारी आई, जब बिक गया साइकिल, तो ए बाद में ये नहीं कह सकता कि बी ने ये साइकिल कैसे बेच दिया, वो तो मालिक था ही नहीं, इसका मालिक तो मैं हूं, क्योंकि ए जो है अब उस समय वो चुप रहा जबकि उसे बोलना चाहिए था। तो टाइटल बाय एस्टॉपल ये कहता है कि जब आपने किसी अपने बिहेवियर से दूसरे पर्सन को ये बिलीव कर दिया कि इसका मालिक दूसरा पर्सन है कोई, तो बाद में आप अपनी उस चीज से डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, बाद में आप मुकर नहीं सकते उस चीज से, क्योंकि अगर आप उस समय बोले नहीं तो इट मीन्स तो यही हुआ ना कि बी ही उसका मालिक है उस साइकिल का। ठीक है, तो यहाँ पे जो सी है उसको गुड टाइटल मिल जाएगा, मीन्स क्लियर ओनरशिप मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर भी बी जो है वो मालिक नहीं है, सेल बाय नॉन ओनर है, लेकिन जो सी है उसको बेटर टाइटल मिल जाएगा। नेक्स्ट इज सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। ये सेक्शन 27 के अंडर है ये भी। When a mercantile agent has the possession of the goods or the documents of title to the goods with the consent of owner of the goods. Mercantile agent वो agent होता है जो
एजेंट तो आप लोग को पता ही है क्या होता है, जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है, जो किसी दूसरे के बिहाफ पे काम करता है। मर्केंटाइल एजेंट जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन को देखता है, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए एक एजेंट रखा होता है प्रिंसिपल ने, ठीक है। एक मर्केंटाइल एजेंट है, उसके पास गुड्स का पोजेशन है। मैं बहुत बार आप लोग को बता चुकी हूँ, पोजेशन और ओनरशिप दो डिफरेंट चीज़ें हैं। यह दोनों चीज़ें आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दी थी कि मेरी कार मेरे दोस्त के घर पे खड़ी है, तो यहाँ पे कार मेरी है तो मैं ओनर हूँ, लेकिन वो मेरे दोस्त के घर में खड़ी है तो पोजेशन मेरे फ्रेंड के पास है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। और अगर मेरी कार मेरे पास ही खड़ी है तो मीन्स मैं ही ओनर हूँ और मेरे पास ही पोजेशन है। तो ये दोनों टर्म्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, पोजेशन और ओनरशिप। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या है कि जब एक मर्केंटाइल एजेंट के पास गुड्स का पोजेशन है, मीन्स उसके पास गुड्स है और द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स, या तो उसके पास गुड्स का पोजेशन है या फिर उसके पास ओनरशिप उसको दे रखी है, मतलब टाइटल है उसके पास, ओनरशिप के कागज है, विद द कंसेंट ऑफ द ओनर ऑफ द गुड्स, मीन्स ओनर ने अपनी मर्जी से ही, कंसेंट होता है अपनी इच्छा से ही, उसको पोजेशन दे रखा है या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दे रखा है। और वो मर्केंटाइल एजेंट क्या करता है, वो उन गुड्स को बेच देता है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मीन्स बिजनेस के अंदर ही वो उसको गुड्स को किसी दूसरे को बेच देता है। अ सेल मेड बाय द मर्केंटाइल एजेंट इज डीम्ड टू बी मेड बाय द ओनर ऑफ द गुड्स। तो ये माना जाएगा कि एक एजेंट की तरफ से करी गई सेल एक ओनर की तरफ से करी हुई सेल के ही बराबर है। बट इन सच सर्कमस्टांसेस, लेकिन ऐसे सर्कमस्टांसेस में द बायर मस्ट हैव एक्टेड इन गुड फेथ, जो बायर है उसने गुड फेथ में एक्ट करना जरूरी है। मीन्स उसको नहीं पता है कि एजेंट उसका मालिक नहीं है, मीन्स उसे ये चीज़ की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। एंड मस्ट नॉट हैव द नॉलेज दैट द सेलर हैज़ नो अथॉरिटी टू सेल द गुड्स, और उसे इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है कि सेलर के पास इसकी अथॉरिटी नहीं है बेचने की, तो वहाँ पे सेल वैलिड हो जाएगी। फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्सेप्शन, इस एक्सेप्शन का अप्लाई करने के लिए ये कंडीशंस पूरी होना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सी? फर्स्ट इज द पर्सन मेकिंग द सेल मस्ट बी अ मर्केंटाइल एजेंट, जो सेल कर रहा है पर्सन वो मर्केंटाइल एजेंट होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड इज द मर्केंटाइल एजेंट मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ द गुड्स और डॉक्यूमेंट्स ऑफ द टाइटल टू द गुड्स, मर्केंटाइल एजेंट के पास या तो गुड्स का पोजेशन होना चाहिए या फिर उसका डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल, मीन्स ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उसके पास। सच पोजेशन मस्ट बी विद द कंसेंट ऑफ द ओनर, और उसके पास जो वो पोजेशन है गुड्स का वो ओनर की मर्जी से होना चाहिए। फोर्थ, he must have made the sale when acting in the ordinary course of business, means ordinary business के दौरान ही उसने वो सेल कंडक्ट करी है। The buyer must act in good faith, और जो खरीद रहा है चीज़ को उसे नहीं पता कि एजेंट जो है वो उस चीज़ का ओनर नहीं है। The buyer must buy the good in good faith and without notice of the seller defect of title, उसने good faith में चीज़ खरीदी और उसे नहीं पता कि जो सेलर है उसके टाइटल में डिफेक्ट है, ठीक है, मीन्स वो उसका ओनर नहीं है। तो ये कंडीशंस पूरी होना चाहिए तभी ये एक्सेप्शन लागू होगी। अब इसमें केस है, केस ऑफ फॉक्स वर्सेस किंग का। इन दिस केस ए गिव हिज कार टू बी, इस केस में क्या हुआ था, ए ने अपनी कार जो है वो बी को दी। हु वॉज हिज एजेंट, अब बी जो था वो ए का एजेंट था। विद इंस्ट्रक्शन, और साथ में उसने इंस्ट्रक्शंस भी दी उसको, नॉट टू सेल द कार बिलो अ सर्टेन प्राइस, मीन्स उसने कुछ प्राइस सेट कर दिया होगा और उसने बी को बोला लो ये मेरी गाड़ी रख लो, लेकिन इस कार को बेचना, लेकिन इस प्राइस के नीचे नहीं बेचना। अब बी ने क्या करा, बी ने कार बेच दी किसको, सी को, एट मच लोअर प्राइस, मीन्स जो प्राइस ए ने उसे बताया था उससे बहुत कम प्राइस में उसने सी को बेच दी और पैसे भी उसने अपने पास रख लिए। सी हैड बॉट अ कार इन गुड फेथ, अब सी को तो नहीं पता था कि बी को इस चीज़ की अथॉरिटी नहीं है, या फिर बी को ए ने इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि इतने अमाउंट से कम कार मत बेचना, तो उसने गुड फेथ में एक्ट करा एंड हैड नो नॉलेज ऑफ द डायरेक्शंस दैट ए हैड गिवन टू बी। द कोर्ट हेल्ड दैट ए कुड नॉट गेट द कार बैक फ्रॉम सी, कोर्ट ने ये कहा कि सी को बेटर टाइटल मिल गया क्योंकि उसने गुड फेथ में एक्ट करा और उसे उस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। तो ए जो है अब वो अपनी कार सी से वापस नहीं ले सकता क्योंकि प्रॉपर्टी का मतलब भी यहाँ पे ओनरशिप है, ओनरशिप ऑलरेडी सी को पास हो चुकी है। तो यहाँ पे नॉन ओनर ने सेल करी है लेकिन वो वैलिड हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज सेल बाय को ओनर। को ओनर का मतलब होता है जब एक चीज के बहुत सारे मालिक होते हैं,
ठीक है, मीन्स एक चीज का मालिक जो है वो बहुत सारे लोग हैं, तो वो सारे लोगों को हम सेपरेटली को ओनर बोलते हैं। तो इस सेक्शन 28 के अंदर आता है ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये कहता है इफ अ थिंग इज ओन्ड बाय मोर देन वन पर्सन, अगर एक चीज के मालिक एक से ज्यादा है, एंड इज इन पोजेशन ऑफ वन को ओनर, मीन्स एक ऐसी चीज है जिसके मालिक तो बहुत सारे हैं लेकिन वो एक ही ओनर के पास है, मीन्स एक ही को ओनर के पास है उसका पोजेशन, विद द कंसेंट ऑफ अदर्स, मीन्स दूसरों की मर्जी से वो चीज जो है वो एक ही को ओनर के पास रखवा रखी है उन्होंने, एंड द को ओनर इन पोजेशन ऑफ द थिंग, और जिसके पास उस चीज का पोजेशन है, जो जिस ओनर के पास वो चीज है, उसने क्या करा, उसे बेच दिया। द बायर गेट्स द कंप्लीट ओनरशिप ऑफ द थिंग, तो जिसको वो बेचेगा उसको कंप्लीट ओनरशिप मीन्स क्लियर ओनरशिप मिल जाएगी। बट दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन द बायर हैज एक्टेड इन गुड फेथ, ये तभी पॉसिबल है जब बायर ने गुड फेथ में एक्ट करा है, उसे नहीं पता कि जिससे वो चीज़ खरीद रहा है कि वो तो एक को ओनर है, इसके और भी मालिक हैं, तो उसे ये चीज़ नहीं पता, उसने गुड फेथ में एक्ट करा और उसने पैसे भी पे कर दिए उसके, तो यहाँ पे उसको जो है वो बेटर टाइटल मिल जाएगा, किसको, बायर को। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ए एंड बी आर को ओनर ऑफ सम गुड्स, ए और बी एक चीज के कुछ गुड्स के इकट्ठे मालिक थे, एंड बी विद द कंसेंट ऑफ ए इज इन पोजेशन ऑफ गुड्स, और जो बी था उसके पास वो गुड्स थे पड़े थे, विद द कंसेंट ऑफ ए मीन्स ए की मर्जी से ए ने बी को कहा कि ऐसा कर, गुड्स तू अपने पास ही रख ले। अब कुछ वक्त के बाद क्या करा, बी ने जो वो गुड्स जो है वो सी को बेच दिए। अब सी ने गुड्स को गुड फेथ में खरीदा, मीन्स सी को ये नहीं पता था कि ए भी उसका मालिक है, उसे था कि बी बेच रहा है तो बी ही मालिक होगा। तो इन सच अ केस जो सी है उसको बेटर टाइटल मिल जाएगा और ए जो है वो अब वो गुड्स रिकवर वापस नहीं कर सकता। फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्सेप्शन, इस एक्सेप्शन को अप्लाई करने के लिए, लागू करने के लिए ये कंडीशन पूरी होना बहुत ज़रूरी है। वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ओनर्स ऑफ द गुड्स मस्ट बी इन सोल पोजेशन ऑफ द गुड्स। वही चीज़ है कि बहुत सारे मालिकों के बीच में एक जो ओनर है उसके पास पूरा गुड्स का पोजेशन होना चाहिए, तभी तो वो बेचेगा आगे। ठीक है, तो यहाँ पे वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ओनर्स की जगह आप वन ऑफ द को ओनर भी लिख सकते हो, एक ही चीज होती है वो। द जॉइंट ओनर मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ द गुड्स बाय द परमिशन ऑफ द को ओनर्स, मीन्स जिसके पास वो गुड्स का पोजेशन है वो दूसरे को ओनर की मर्जी से है, मीन्स दूसरे को ओनर ने अपनी मर्जी से उसके पास पोजेशन दे रखा है, गुड्स उसके पास दे रखे हैं। द बायर शुड परचेज द गुड्स इन गुड फेथ, जो बायर है वो गुड्स को गुड फेथ में खरीदेगा, उसे नहीं पता कि ये अकेला मालिक नहीं है, इसके अलावा भी कोई और मालिक है। द बायर मस्ट बाय द गुड इन गुड फेथ एंड विदाउट द नोटिस ऑफ द सेलर डिफेक्ट ऑफ टाइटल, और उसे ये नहीं पता कि सेलर के जो टाइटल है उसमें डिफेक्ट है, वो अकेला मालिक नहीं है, उसके अलावा भी कोई और मालिक है। जो ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बायर को पता होता है ना, अगर सपोज बायर ने गुड्स को गुड फेथ में नहीं खरीदा, उसे पहले से पता है कि ये मालिक नहीं है जिससे मैं खरीद रहा हूँ, तो उस केस में फिर उसे बेटर टाइटल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारी एक्सेप्शंस में। नेक्स्ट इज सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन ऑफ गुड्स अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 29 कहता है इफ द बायर बायज द गुड्स फ्रॉम ए पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड द गुड्स बाय क्वेश्चन, अगर एक बायर जो है वो गुड्स खरीदता है एक ऐसे इंसान से जिसने उन गुड्स को क्वेश्चन से, फ्रॉड से या अनड्यू इन्फ्लुएंस से किसी दूसरे पर्सन से लिया है, ठीक है, और जिस दूसरे पर्सन से उसने लिया है उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड नहीं करा, कैंसिल नहीं करा, तो उस केस में जो बायर उन गुड्स को खरीद रहा है उसे गुड टाइटल मिल जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब देखो इसमें क्या है, बट इफ द ओनर ऑफ गुड्स हैज रिसाइंडेड द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अगर गुड्स का जो मालिक है उसने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, ही हैड मेड विद द सेलर, द टाइटल ऑफ द बायर ऑफ गुड्स विल बिकम डिफेक्टिव। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड कर दिया गया तो टाइटल डिफेक्टिव हो जाएगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड नहीं किया गया तो टाइटल क्लियर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, देखना आगे। लेकिन उससे पहले, फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्सेप्शन द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड। फॉलोइंग कंडीशंस पूरी होना बहुत जरूरी है। द सेलर मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ द गुड्स अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जो सेलर है उसके पास गुड्स का पोजेशन होना चाहिए अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर।
अंडर सेक्शन 19 एंड 19A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये 19 और 19A में हमारे कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस ये सब आते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने जब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आपको कराया था तो मैंने बताया था कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हमारा होता ही सिर्फ तब है जब कंसेंट फ्री नहीं होता, और ये कंसेंट फ्री तब नहीं होता जब कोई गुड्स आप कोएर्शन से लेते हो, मीन्स किसी को धमकी दे के, किसी के सर पे गोली रख के आपने कहा कि ये प्रॉपर्टी अपनी मुझे पास कर दे। अब उस पर्सन ने जान बचाने के लिए साइन कर दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो अब उस पर्सन के पास ऑप्शन होता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है जिसको आपने धमकी दी है। या तो अगर तो वो सबको बताएगा कि मेरे साथ ज़बरदस्ती इसने मेरे से प्रॉपर्टी खरीदी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। लेकिन अगर वो किसी को कुछ नहीं बताएगा और वो वैसे ही मान लेगा कि जैसे जो हो गया सो हो गया, तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, ठीक है। या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है या वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बना सकता है, तो उसके पास ऑप्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गुड्स है सेलर के पास वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ही आने चाहिए। सेकेंड इज द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नॉट हैव बीन रिसाइंडेड एट द टाइम ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया हुआ होना चाहिए सेल के दौरान। अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो बायर को बेटर टाइटल नहीं मिलेगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ तभी उसे बेटर टाइटल मिलेगा। तो ये कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है। द बायर मस्ट बाय द गुड्स इन गुड फेथ। बायर को गुड फेथ में गुड्स मिले और उसे नहीं पता कि सेलर के टाइटल में डिफेक्ट है, उसे नहीं पता कि दूसरे पर्सन ने गुड्स जो है वो दूसरे को धमकी दे के लिए हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ। अब देखो क्या है। रमेश बाय सुरेश स्कूटर फॉर 22,000 बाय थ्रेटनिंग द लेटर विद अ गन। रमेश ने सुरेश का स्कूटर 22,000 में खरीद लिया, उसे उसके माथे पे गोली रख के धमकी दे के उसे कि मैं तुझे मार दूंगा अगर तूने अपना स्कूटर मुझे नहीं बेचा। यहाँ पे लेटर, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है फॉर्मर और एक होता है लेटर। फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला, लेटर होता है सेकंड। तो यहाँ पे लेटर का मतलब है सुरेश की बात हो रही है। तो रमेश ने सुरेश का स्कूटर खरीदा फॉर 22,000 बाय थ्रेटनिंग द लेटर, मीन्स लेटर यहाँ पे सेकंड वाला कौन है? सुरेश। सुरेश को धमकी देकर रमेश ने गन से उसे 22,000 में उसका स्कूटर खरीद लिया। बिफोर द सुरेश कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, उससे पहले कि सुरेश कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करता। रिसाइन का मतलब होता है कैंसिल, मतलब सुरेश के पास ऑप्शन है, उससे धमकी दे के गुड्स खरीदे गए हैं तो या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कर सकता है या वो वॉइड कर सकता है, उसके पास ऑप्शन है। तो यहाँ पे सुरेश ने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल अभी नहीं करा, रमेश ने क्या करा, वही स्कूटर विजय को बेच दिया। अब जो विजय था उसने स्कूटर को गुड फेथ में खरीदा, उसे नहीं पता था कि स्कूटर जो है रमेश ने किसी को जान से मारने की धमकी देके खरीद रखा है, उसे नहीं पता था विजय को। तो इस केस में विजय को गुड टाइटल मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है कि अगर सुरेश ने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया तो फिर विजय को बेटर टाइटल नहीं मिलेगा, मीन्स फिर उसे स्कूटर नहीं मिल सकता। ओके, नेक्स्ट इज सेल बाय अ सेलर इन पोजेशन ऑफ गुड्स आफ्टर सेल। एक गुड्स की सेल मीन्स सेलर ही उसको दोबारा किसी और को बेच देता है, मीन्स पहले उसने किसी और को बेचा और गुड्स उसी के पोजेशन में थे सेलर के पास ही, तो फिर उसने दोबारा किसी और को बेच दिया, तो यहाँ पे भी वैलिड टाइटल मिल जाता है। देखो, इफ द डिलीवरी ऑफ गुड्स अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज शेड्यूल्ड फॉर ए फ्यूचर डेट, मीन्स आपने गुड्स बेच दिए, सेलर ने बायर को गुड्स बेच दिए, लेकिन उसकी डिलीवरी जो थी वो फ्यूचर डेट की डिसाइड कर ली। मींस बायर ने कहा कि मैंने गुड्स तो खरीद लिए तुमसे, तुम ऐसा करना 2 दिन बाद मुझे गुड्स की डिलीवरी देना। तो अब सेलर जो है उसके पास गुड्स का पोजेशन है, इवन दो द ओनरशिप हैज़ बीन ट्रांसफर टू बायर। अब यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, सेल हो चुकी है बायर को, लेकिन गुड्स अभी भी सेलर के पास ही है। तो अब उसने क्या करा, एंड इफ अनदर बायर विदाउट नोइंग द गुड्स हैव बीन सोल्ड, अब सेलर ने किसी दूसरे पर्सन को दोबारा से वो गुड्स बेच दिए और जिसको उसने गुड्स बेचे उसे नहीं पता था कि ये गुड्स ऑलरेडी बिक चुके हैं। उसने क्या करा, गुड फेथ में पैसे पे कर दिए। तो यहाँ पे जो सेकंड बायर है, ठीक है, उसको गुड टाइटल मिल जाएगा गुड्स का। यहाँ पे जो रियल ओनर है गुड्स का, रियल ओनर कौन था, जो पहला बायर था, क्योंकि ओनरशिप तो ट्रांसफर हो चुकी थी, डज नॉट हैव अ राइट टू गेट द गुड्स बैक। तो जो फर्स्ट बायर है वो अपने गुड्स वापस नहीं ले सकता, वो सिर्फ पैसे रिकवर करने के लिए सूट फाइल कर सकता है, मींस वो उस सेलर से पैसे रिकवर कर सकता है जो उसने पैसे पे करे थे, लेकिन वो अपने गुड्स वापस नहीं ले सकता चाहे वो ओनर बन चुका था। ठीक है, क्योंकि जो सेकंड बायर है उसने गुड फेथ में चीज खरीदी है, उसे नहीं पता था कि जो वो चीज खरीद रहा है वो ऑलरेडी
बिक चुकी है। अब इसमें एग्जाम्पल है, सुशील बाइज अ टीवी फ्रॉम ओम। सुशील ने टीवी खरीदा ओम से, पर उसने कहा कि ऐसा करो कि तुम मुझे आज डिलीवरी मत दो, 2 दिन बाद दे देना। उसने गुड्स की डिलीवरी नहीं ली, और जो टीवी है वो अभी भी किसके पास है? ओम के पास ही है। अब यहाँ पे अब मालिक कौन बन चुका है? अब सुशील उसका मालिक बन चुका है, क्योंकि वो खरीद चुका है। हु लेटर, अब ओम ने क्या करा? अब ओम के पास गुड्स थे, उसने दोबारा से वो गुड्स मोहन को बेच दिए। अब ओम बेच नहीं सकता। क्यों नहीं बेच सकता? क्योंकि अब वो ओनर नहीं रहा। ओनर कौन बन गया है? सुशील बन गया है। तो ओम कौन है? नॉन ओनर है। तो उसने दोबारा वो गुड्स मोहन को बेच दिए। अब मोहन को नहीं पता था कि वो गुड्स तो ऑलरेडी सुशील को बिक चुके हैं, मीन्स ओम उसका मालिक नहीं है, उसका मालिक तो सुशील है। तो उसने गुड फेथ में वो गुड्स खरीद दी और पेमेंट कर दी। तो यहाँ पे मोहन जो है उसको गुड टाइटल मिल जाएगा, क्योंकि उसने गुड फेथ में खरीदा है। तो जो सुशील है वो अपने गुड्स वापस रिकवर नहीं कर सकता, वो बस ओम पे केस कर सकता है और अपने पैसे ले सकता है जितने में उसने वो गुड्स खरीदे, और वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, लेकिन गुड्स उसे वापस नहीं मिलेंगे। गुड्स का ओनर मोहन बन चुका है, जिसको क्लियर टाइटल मिल चुका है। ओके, नेक्स्ट इज सेल बाय अ बायर इन पोजेशन ऑफ गुड्स। पीछे वाला पॉइंट था सेल बाय अ सेलर, अब है सेल बाय अ बायर इन पोजेशन ऑफ गुड्स। मींस अब अगर बायर जो है अभी उसने चीज खरीदी नहीं है, खरीदने वाला है, लेकिन उसके पास गुड्स का पोजेशन पहले से आ गया और उसने आगे किसी और को बेच दिया, तब वो सेल भी वैलिड हो जाएगी। देखो, व्हेन अ बायर with the consent of seller gets the possession of goods before the transfer of their ownership, means ए ने बी से, वही वाली एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे सुशील ने ओम से टीवी खरीदना था, ठीक है, अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है टीवी की, लेकिन सुशील जो है वो टीवी पहले ही 2 दिन पहले ही, मींस ओनरशिप ट्रांसफर होने से पहले ही 2 दिन पहले अपने घर ले गया गुड्स, मींस उसके पोजेशन में आ गए, और ओम ने भी कहा हाँ चलो ले जाओ, 2 दिन बाद ओनरशिप ट्रांसफर कर देना। द लेटर सेल्स और प्लेजेस, उसने क्या करा? लेटर यहाँ पे दूसरे बंदे की, दूसरे पर्सन की बात हो रही है, वही चीज है कि अब क्या करा उसने, सुशील ने वही गुड्स किसी थर्ड पार्टी को, जैसे कि सपोज ए को बेच दिए। इफ द थर्ड पार्टी, जो ए है, उसने गुड फेथ में एक्ट करा, उसे नहीं पता था कि सुशील तो अभी मालिक बना ही नहीं है, उसका मालिक तो अभी भी ओम ही है, ठीक है, एंड गेट्स द पोजेशन ऑफ द गुड्स बाय पेइंग अ प्राइस एंड विदाउट हैविंग एनी नॉलेज ऑफ द राइट ऑफ द ओनर टू द गुड्स, ही गेट्स अ गुड टाइटल। तो जो ए है उसको गुड टाइटल मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने यही वाली एग्जांपल ली है जो पीछे मैंने सुशील और ओम वाली ली थी, तो वही पॉइंट है। पिछले वाले केस में सेल हो चुकी थी, इसमें अभी सेल नहीं हुई है, और सुशील जो है वो पहले ही गुड्स ले गया सेल होने से पहले, और सुशील ने आगे ए को बेच दिए। ए को नहीं पता था कि गुड्स में डिफेक्ट है, मीन्स सॉरी गुड्स में नहीं, गुड्स की ओनरशिप में डिफेक्ट है, मीन्स जो सुशील मुझे गुड्स बेच रहा है वो खुद ही उसका मालिक नहीं है, तो उसने ए ने गुड फेथ में खरीद लिया। तो यहाँ पे अब ए जो है उसको बेटर टाइटल मिल जाएगा, चाहे उसको गुड्स ऐसे पर्सन ने बेचे हैं जो खुद उसका मालिक नहीं है। नेक्स्ट इज सेल बाय अनपेड सेलर। अनपेड का मतलब होता है जो सेलर को अपने काम की पेमेंट नहीं मिली है, मींस जो सेलर को अपनी सेल की पेमेंट अभी तक नहीं मिली है उसे हम अनपेड सेलर बोलते हैं। सेक्शन 54 सब सेक्शन 3 कहता है व्हेन एन अनपेड सेलर एक्सरसाइजेज हिज राइट टू स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट। जब मैं अनपेड सेलर कराऊंगी तो मैं उसमें बताऊंगी कि अनपेड सेलर जो होता है उसके पास हक होता है, जिसको पेमेंट नहीं मिली है अपनी सेल की, मीन्स उसने गुड्स बेच दिए हैं, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई लेकिन उसे पैसे नहीं मिले हैं अभी तक, तो वो क्या कर सकता है, उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो वो गुड्स को रास्ते में ही रोक ले, जब उसे पता चल गया कि मेरे को पेमेंट नहीं मिलने वाली है तो उसने गुड्स को जैसे ट्रक से जा रहे थे तो उसने रास्ते में ही रोक लिया गुड्स को कि रोक दो, उसके पास मत जाने दो, वो मुझे पेमेंट नहीं करने वाला है। या फिर वो गुड्स का लियन एक्सरसाइज कर सकता है। लियन का मतलब है कि वो गुड्स को तब तक अपने पास रख सकता है जब तक उसके पैसे की पेमेंट क्लियर नहीं हो जाती है। तो वो 2 राइट क्लेम कर सकता है टू गेट द पोजेशन ऑफ गुड्स। अब उसके पास गुड्स अनपेड सेलर के पास आ गए हैं, मींस गुड्स का पोजेशन आ गया है, लेकिन उसकी ओनरशिप बायर के पास है, मींस उसका मालिक कौन है, बायर है, जो खरीद चुका है गुड्स, लेकिन बायर ने पेमेंट नहीं करी है सेलर को। तो जो सेलर है उसने गुड्स का पोजेशन नहीं दिया, मींस गुड्स उसके पास ही है, उसने बायर को गुड्स नहीं दिए, उसने कहा पहले पैसे पे करो तब मैं दूंगा, बट उसका ओनर कौन है, बायर है। अब अनपेड सेलर के पास ये हक है कि वो गुड्स को दोबारा किसी और को बेच सकता है।
द बायर इन सच ए रीसेल गेट्स एन एब्सोल्यूट टाइटल टू द गुड्स। तो वो जिसको गुड्स बेचेगा उसे बेटर टाइटल, गुड टाइटल, क्लियर टाइटल मिल जाएगा, चाहे जो सेलर है वो अनपेड सेलर जो है वो उसका मालिक नहीं है गुड्स का। वेदर और नॉट द ओरिजिनल बायर हैज बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीसेल हैज नो इफेक्ट ऑन द टाइटल ऑफ न्यू बायर। चाहे ओरिजिनल बायर को इस बात का पता है कि उसके गुड्स को बेचा जा रहा है या फिर नहीं बेचा जा रहा है, इस चीज का नए बायर पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। सेल इन ओवर्ट मार्केट, ये जो पॉइंट है ये इंग्लिश लॉ में वैलिड होता है, इंडिया में नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। ओवेट मार्केट क्या होती है? इट इम्प्लाइज अ मार्केट वेयर गुड्स आर ओपनली बॉट एंड सोल्ड अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल प्रैक्टिसेस ऑफ ट्रेड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ये एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें गुड्स ओपनली खरीदे और बेचे जाते हैं, जहाँ पे नॉर्मल प्रैक्टिसेस ट्रेड की फॉलो होती है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, मीन्स कोई भी बंदिश नहीं है। इंग्लिश लॉ कहता है अगर कोई बायर गुड्स खरीदता है, सम गुड्स इन ओवेट मार्केट में अगर कोई गुड्स खरीदता है गुड फेथ में, मीन्स उसे नहीं पता, एंड अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिसेस ऑफ ट्रेड, और ट्रेड की प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, तो उसे गुड टाइटल मिल जाता है गुड्स का, चाहे सेलर जो है वो उसे चोरी किए हुए गुड्स ही बेच रहा है। बस फर्क इतना है कि बायर को इस चीज़ की नॉलेज नहीं होनी चाहिए, वो गुड फेथ में एक्ट करेगा, तभी उसे वैलिड टाइटल मिल जाता है। लेकिन इंडिया में यह प्रोविज़न वैलिड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट गिव्स लेजिटिमेसी टू द सेल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। क्योंकि अगर इंडिया में ये चीज़ लागू हो गई फिर तो हर कोई किसी ना किसी की चीज़ें चुरा चुरा के दूसरे को बेचता रहेगा और सेल वैलिड बनती जाएगी। तो इसलिए इंडिया इस जो पॉइंट है इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट इज एक्सेप्शन अंडर अदर एक्ट्स। अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अलावा और बहुत सारे एक्ट्स हैं जहां पे ये एक्सेप्शंस वैलिड होती है। देखो, फर्स्ट एक्सेप्शन है अंडर सेक्शन 169 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की 169 के अंडर एक फाइंडर ऑफ गुड्स, फाइंडर ऑफ गुड्स कौन होता है? जिसको गुड्स रास्ते पे पड़े हुए मिल गए, हैज़ अ पावर टू सेल द गुड्स। उसके पास भी पावर होती है। पहले तो उसका फर्ज बनता है कि वो ओनर को ढूंढे और उसे गुड्स वापस दे, लेकिन फाइंडर ऑफ गुड्स के पास भी पावर होती है कि वो गुड्स को कुछ कंडीशन के अंदर दूसरे को बेच सकता है, और जिसको वो बेचेगा उसे बेटर टाइटल मिल जाएगा। दस वेयर अ पर्सन लीव्स अ वॉच, अगर कोई पर्सन जो है अपनी घड़ी या अपनी अंगूठी पार्क में या पार्क की सीट पे कहीं छोड़ जाता है, एंड द ओनर ऑफ द वॉच और रिंग कैन नॉट बी फाउंड विद रीजनेबल डिलीजेंस, मीन्स जिसको वो घड़ी मिली या जिसको वो अंगूठी मिली उसने बहुत ज़्यादा मालिक को ढूंढा, लेकिन विद अ रीजनेबल डिलीजेंस, बहुत ढूंढने के बाद भी उसे मालिक नहीं मिला, तो वो गुड्स किसी और को बेच सकता है, और द बोनाफाइड परचेजर विल गेट द गुड टाइटल। तो जो परचेज करेगा उस गुड को उसे क्लियर ओनरशिप मिल जाएगी, चाहे फाइंडर ऑफ गुड्स जो है वो उसका असली मालिक नहीं है। अब यहाँ पे बोनाफाइड का मतलब क्या होता है? बोनाफाइड का मतलब होता है इन गुड फेथ। ठीक है, तो या तो आप इन गुड फेथ लिख दो, बायर इन गुड फेथ, या फिर आप बोनाफाइड वर्ड लिख दो, तो इसका मतलब दोनों का सेम होता है, मीन्स उसे कोई नॉलेज नहीं है। द फाइंडर में सेल द गुड्स इन फॉलोइंग सिचुएशन। फाइंडर सिर्फ इन सिचुएशन को में ही गुड्स को बेच सकता है जब गुड्स इस तरीके के हैं कि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। अगर बहुत टाइम तक उसने अपने पास रखे तो वो गुड्स ख़राब होने वाली प्रवृत्ति के हैं, पेरिशिंग का मतलब होता है ख़राब होना, तो वो गुड्स को सेल कर सकता है। या फिर फाइंडर ने जिसके पास गुड्स हैं उसका उन गुड्स के ऊपर इतना खर्चा हो गया है, और वो जो खर्चा है जितने के वो गुड्स हैं उसका 2/3 का खर्चा उसके ऊपर वो कर चुका है। जितने की गुड्स के वैल्यू के गुड्स हैं उसका 2/3 वो ऑलरेडी उस पर खर्च कर चुका है, तो फिर उसके पास ये हक आ जाता है कि वो गुड्स को सेल कर सकता है। अंडर सेक्शन 176 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ पॉनी ऑफ गुड्स हैज एक पॉनी जो होता है उसके पास भी पावर होती है, गुड्स जो उसके पास पॉन्ड मतलब उसके पास गिरवी रखे गए हैं, उसके पास रखे गए हैं, ही पासिस अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ, वो उसे बेच सकता है, लेकिन कुछ कंडीशंस है, सिर्फ उसी में बेच सकता है। ठीक है। थर्ड इज इन सम केसेस, कुछ केसेस में स्पेशल पावर ऑफ सेल इज गिवन टू, कुछ स्पेशल पावर दी जाती है, किसको दी जाती है? ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट, कोर्ट की तरफ से ऑफिसर, कोर्ट के ऑफिसर्स को, या फिर लिक्विडेटर ऑफ कंपनीज। जब कंपनी बिकती है या बंद होती है तो लिक्विडेटर्स अपॉइंट किए जाते हैं। लिक्विडेटर्स का क्या काम होता है कि सारे एसेट्स को बेच के सारे क्रेडिटर्स को, सारे लायबिलिटीज़ को चुकता पूरा करो, सारे लायबिलिटीज़ को ख़त्म करो, उनको पे करो। ठीक है। अब लिक्विडेटर्स मालिक नहीं होते हैं कंपनी के, लेकिन फिर भी वो सेल करते हैं, और तो फिर उनकी सेल भी वैलिड मानी जाती है।
या फिर रिसीवर ऑफ इंसॉल्वेंट स्टेट। इसका इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, जब किसी का दिवालिया निकल जाता है, किसी कंपनी का दिवालिया निकल जाता है, ठीक है, तो ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट होते हैं। तो उस केस में वो पर्सन उस बंदे की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है उसको सेल करके उसकी लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करते हैं। तो यहाँ पे जो वो चीज़ वो सेल करेंगे तो वहाँ पे वो मालिक नहीं है, ऑफिसर्स ऑफिशियल रिसीवर्स वो मालिक नहीं है, लेकिन उनकी सेल वैलिड मानी जाती है। तो ऑल दीज पर्सन्स आर नॉट ओनर्स, ये मालिक नहीं होते हैं, लेकिन येट दे ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अदर, दे सेल आएगा यहाँ पे, दे सेल ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अदर, लेकिन वो फिर भी बेचते हैं दूसरों की प्रॉपर्टीज और वो बेटर टाइटल देते हैं बायर्स को देन दे देमसेल्फ पोजेस। उनके पास तो टाइटल नहीं है लेकिन वो बायर को बेटर टाइटल दे देते हैं। नेक्स्ट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर जैसे किसी को रास्ते में पड़ा हुआ चेक मिल गया, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर्म एन अनदर एक्सेप्शन टू दिस जनरल रूल। अ थीफ, एक चोर या फिर अ फाइंडर ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट, आपको रास्ते में पड़ा हुआ एक चेक मिल गया जो कि बियरर चेक था, जो खाली चेक था, बस अमाउंट भरा था और साइन कर रखे थे। जो पे के आगे लाइन लगी होती है वो बिल्कुल खाली थी, तो इट मीन्स वो बियरर चेक था। तो वो अगर जिसको भी वो चेक देगा तो वो जो है जिसको चेक देगा उसको गुड टाइटल मिल जाएगा उतने पैसों का, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस थी जहाँ पे सेल बाय नॉन ओनर्स वैलिड हो जाती है। तो अगर आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें कंक्लूजन लिखना बहुत ज़रूरी होता है, वो ज़रूर लिखिएगा आप। तो क्या कंक्लूजन आप लिखेंगे इस क्वेश्चन में? फ्रॉम द अबव इट कैन बी कंक्लूडेड, ये कंक्लूड किया जाता है द सेल कैन ओनली बी डन बाय द ओनर, सेल सिर्फ एक ओनर ही कर सकता है, एक मालिक ही कर सकता है। जनरल रूल कहता है नो सेलर ऑफ द गुड्स कैन गिव द बायर ऑफ गुड्स अ बेटर टाइटल टू द गुड्स देन ही हिमसेल्फ हैज। सेलर कोई भी बायर को ऐसा टाइटल नहीं दे सकता, बेटर टाइटल, जो कि बेटर टाइटल उसके खुद के पास भी नहीं था, ठीक है। मींस अगर उसके पास खुद बेटर टाइटल है सेलर के पास तभी वो बायर को बेटर टाइटल दे सकता है, इसका मतलब ये है। बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, लेकिन कुछ ऐसी एक्सेप्शंस हैं जो कि हमने अभी डिस्कस करी है। वेयर अ नॉन ओनर में सेल द गुड्स, जहाँ पे एक मालिक जो नहीं भी है अगर वो गुड्स को बेचता है तो वो दूसरे पर्सन को एक बेटर टाइटल दे सकता है जो कि उसके खुद के पास भी नहीं है। ओके, तो आपको ये कंक्लूजन लिखना है। आई होप आपको आज का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इनकेस अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और आप आगे फर्दर भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू।